किस्मत भी क्या चीज़ थी, खुशियाँ देने पर आए तो झोली भर कर दे देती है और जब गम देने का इरादा हो तो झोली में एक भी खुशी को नहीं रहने देती। फ़िल आलम की ज़िंदगी भी कुछ ऐसी थी, गम इसकी ज़िंदगी से जाते नहीं थे और खुशियों को कभी इसने अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दिया था। गाड़ी को घर के गैराज में खड़ा करते हुए फ़िल आलम बोझल कदमों के साथ घर में दाखिल हुआ था। एक हाथ में कोट पकड़े और दूसरा हाथ पॉकेट में डाले दबे कदमों के साथ वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा। खाना वो वहीं रेस्टोरेंट में छोड़ आया था और भूख अब इससे कोसों दूर थी। कोट को बेड पे रखते हुए खुद को किसी हारे हुए इंसान की तरह बेड पर बैठ गया। अपने दोनों हाथ इसने अपने चेहरे पे रखे, कोहनियाँ टाँगों पे जमाए हुए फ़िल आलम को तलाश करने की कोशिश कर रहा था, जो सबकी नज़रों में एक आइडियल था। वो फ़िल आलम जिसको देखते हुए आज मायरा के अलावा कितने और लोग थे जिनसे वो इनकार कर चुका था। अपने इर्द-गिर्द इसने एक दीवार बना रखी थी और कोई भी इस दीवार को फलांग कर फ़िल आलम तक नहीं पहुँच पाता। मायरा की कही हुई बातें इसके कानों में गूंज रही थी। अपने चेहरे से हाथ हटाते हुए इसने अपने हाथों को देखा। इन हाथों से बहुत से लोगों की ज़िंदगी बचाई थी, लेकिन खुद की ज़िंदगी से वो बेज़ार था। फ़िल आलम ये सोचते हुए बेड से उठा और वॉशरूम की तरफ चला गया। शावर लेने के बाद जैसे ही वो बाहर आया, इसके सामने बीजन हाथ में खाने की ट्रे लिए खड़ी थी। फिर बेटा कोई खाना लाई हूँ, खा लो, बीजान ने कहते हुए ट्रे को टेबल पर रखा। फिर आलम को भूख नहीं थी, लेकिन वो बीजान को इनकार भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो खामोश रहा। आराम के जाते ही घर में फिर खामोशी छा गई थी। वो था तो कितनी रौनक थी घर में, अगर 2 से ज़्यादा लोग हों तो घर घर लगता था। बीजान ने अपनी बातों से फिर आलम को इसकी और उसके घर की तन्हाई का एहसास दिलाया। ठीक कहा बीजान, लेकिन कुछ रौनकें ऐसी होती है जिन पर जब फातियाँ पढ़ ली जाए तो वो कभी वापस नहीं आती। मैं खाना खाकर आया हूँ, आप ये ले जाएँ। फ़िल आलम की तरफ जवाब पे बीजान वहीं खामोश हो गईं। इसने आगे बढ़कर खाने की ट्रे उठाई और मायूसी से बाहर आ गईं। फ़िल आलम ने अपने कमीज़ की आस्तीनों को फ़ोल्ड करते हुए स्टडी टेबल पर रखी हुई किताब को उठाया और बेड की तरफ आ गया। लैंप की मद्धम रोशनी में किताब खोले कल के लेक्चर को पढ़ा था जो इसने यूनिवर्सिटी में देना था। आज मरह और अशमाल की क्लासेस अलग-अलग थी। मरह अपनी क्लास लेने चली गई और अशमाल अपनी क्लास की तरफ जा रही थी। 3 इंच की हील की जूती पहनकर वो आज फिर यूनिवर्सिटी आई थी। हील की जूतियों में अशमाल की जान बसती थी। कमरे में कपड़े इतनी तादाद में नहीं होंगे जितनी हील वाली जूतियों की तादाद पड़ी थी। मल्टी कलर का लॉन्ग फ्रॉक पहने जो घुटनों से ज़रा ऊपर था, जिसके नीचे पहने ट्राउज़र का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा था। हाथ में किताब थामे अपनी क्लास की तरफ जाते अपने ख़्यालों में मगन जा रही थी। ज़मीन की सतह हमवार ना होने की वजह से इसका पाँव डगमगाया और वो पाँव मोड़ता हुआ अशमाल ज़मीन पर घुटने के बल गिर गई। उफ़ अल्लाह जी! ये क्या हो गया? अशमाल का एक हाथ ज़मीन पर था और किताब जो दूसरे हाथ में पकड़ी थी वो ज़मीन पे थोड़ा दूर गिर गई थी। मेरा हाथ, मेरा पाँव! अशमाल दर्द से चिल्लाया। अशमाल के हाथ अब सुर्ख़ लाइन पर गए थे। अभी अशमाल अपने हाथ को देखती किसे खबर नहीं थी कि फ़िल आलम इसे देख रहा है जब वो गिरी थी। अशमाल ने अपना सर उठाते हुए जैसे सामने देखा तो कुछ फासले पे फ़िल आलम पैंट की जेबों में हाथ डाले से खड़े देख रहा था। ओह शिट! ये कहाँ से आ गया? अशमाल ने मुँह में बड़बड़ाते हुए कहा और खुद से उठने की कोशिश की। इतने में फ़िल आलम ने जिसने इसी रास्ते से जाना था अशमाल को गिरते देखकर वहीं रुक गया था और अशमाल के उठने का इंतज़ार कर रहा था। जब इसने देखा अशमाल नहीं उठ पा रही तो इसने अपनी पॉकेट से हाथ निकाल कर कलाई पर बंधी घड़ी को देखा और फिर अशमाल की तरफ देखते हुए अफ़सोस से नफ़ी में सर हिलाते हुए चलता हुआ अशमाल के पास आया। अशमाल ने फ़िल आलम को अपने करीब आते देख रही थी। एक लड़के को गिरा देखा कितनी जल्दी आ रहे हैं मेरे पास इस दिन क्या लगता है बेइज्जती भूल गए। अशमाल नहीं सोचते खुद उतना ही चाहता कि फ़िलहाल अशमाल के पास आकर खड़ा हो गया। मैं कभी भी इस घमंडी इंसान को अपना हाथ नहीं पकड़ाऊँगी। अशमाल नहीं सोचते हुए दूर पड़ी किताब को उठाया और फ़िल आलम की तरफ देखा जो बड़े गौर से अशमाल को देख रहा था। इससे पहले अशमाल कुछ कहते फ़िल आलम बोल पड़ा, ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ हील वाली जूती नहीं शूज़ पहने जाते हैं। फ़िल आलम ये कहते हुए आगे को बढ़ गया। क्या यहाँ ये बंदा क्या चीज़ है, समझता है क्या अपने आप को डायरेक्टर होगा अपने घर का। एक तो मैं गिर गई हूँ, मेरी मदद करने के बजाय मुझे बातें सुनाकर चला गया। अशमाल ने उठते हुए अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ते हुए फ़िल आलम को जाता देख रही थी। आज वो एक बार फिर से लाजवाब कर गया था। अशमाल अपनी टूटी हुई हील के साथ सारी क्लासें ले रही थी। मेरा भी साथ नहीं थी कि वो उसका सहारा लेकर क्लासेस में जाती। टूटी हुई हील के साथ क्लासेस में जाते हुए उसे फ़िल आलम की बात पर बार-बार दिमाग पर आ रही थी कि यूनिवर्सिटी में शूज़ पहने जाते हैं, हील नहीं। मदद नहीं कर सकते तो बातें भी ना सुनाया करें। अशमाल मुँह में बड़बड़ाते हुए अपनी क्लास में जाकर बैठ गई। पाँव के टुकड़े पर चोट लगने से अब अशमाल के पाँव पर सूजन हो रही थी, लेकिन यूनिवर्सिटी में मैं घर की तरह शोर नहीं डाल सकती थी, इसलिए खामोशी से दर्द बर्दाश्त किए हुए क्लासेस ले रही थी। सारे स्टूडेंट आपस में सरगोशी कर रहे थे। क्या हुआ इन अब को ऐसे सरगोशी में क्यों बातें कर रहे हैं? पास बैठी सुंदस को अशमाल ने पूछा। तुम्हें नहीं पता क्या आज सरफील की आलम की क्लास है? अब सब बहुत एक्साइटेड है। इस दिन देखा तुमने जिस दिन स्पीच थी, उफ़ क्या पर्सनैलिटी थी। इनकी सारी लड़कियाँ तो बस मर मिठी थी। सुंदस ने फ़हील आलम की तारीफ़ पे पुल बाँधे थे। अच्छा बस अब इतनी भी बात नहीं है, पता नहीं लड़कियों को क्या नज़र आ गया इस घमंडी इंसान में। अशमाल ने अपनी पोनी को ठीक करते हुए धीमी आवाज़ में कहा। अशमाल अभी अपनी पोनी को ठीक करते कि फ़हील आलम क्लास में एंटर हुआ।
चिया कलर का कोट बाजू पर डाले, शर्ट के कफ खोले और इसे थोड़ा फोल्ड की, कलाई पर बांधी खड़ी, टाई को थोड़ा ढीला छोड़ा। फ़हील आलम क्लास में आकर टाइस के करीब खड़ा हो गया। इसने अपना कोट टाइस पर रखा और अपने दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले। इसने अपनी क्लास के सारे स्टूडेंट पर नज़र डाली, जिसमें लड़कियां टिटकी बांधे फ़ील आलम की पुरसरार और तलस्मी शख्सियत से मुतासिर हो रही थी। फ़ील आलम ने जब से अपने स्टूडेंट की तरफ देखा तो इसकी नज़र आकर कशमाल अशमाल पर ठहर गई, जो हाथ में पेन पकड़े से अपनी दोनों उँगलियों में घुमा रही थी। इसने एक नज़र भी फ़ील आलम को नहीं देखा, क्योंकि वो कुछ देर पहले ही अपनी बेइज्जती के साथ इसका दीदार कर चुकी थी। अब इसका कोई मूड नहीं था। फ़ील आलम ने अशमाल को देखते उसकी जूती की तरफ देखा, जो टूटी हुई थी और पाँव के टूटने पर सूजन के साथ सुर्खी फैल रही थी। अशमाल ने से नज़र हटाते हुए फ़ील आलम ने अपना लेक्चर स्टार्ट किया। आज हमारा टॉपिक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है। आज हम इस पे बात करेंगे। ये कहते हुए फ़ील आलम ने लेक्चर देना शुरू कर दिया। लेक्चर के दौरान फ़िल आलम बोलते हुए रुक गए। अब वो शमाल के लेक्चर में अदम दिलचस्पी से चिढ़ रहा था। आप बताएं इस टॉपिक को मज़ीद हम कैसे बयान करेंगे? फ़िल आलम ने अशमाल को कहा, जो फ़िल आलम का लेक्चर नोट नहीं करती। इसे सुबह का गुस्सा था, इसी गुस्से की वजह से वो लेक्चर नोट नहीं कर रही थी। फ़िल आलम के बुलाने पर पास बैठी सुंदर ने अशमाल को कोनी मारी। अशमाल को ये तो पता था कि फ़िल आलम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, लेकिन वो उसे नोट नहीं करना चाहती थी, सिर्फ फ़िल आलम को दिखाने के लिए। सुंदर से के कोनी मारने पर अशमाल ने फ़िल आलम की तरफ देखा, जो एक बार फिर अपनी जंग में फ़तह हासिल करने के लिए बेताब था। मुझे कहा आपने? अशवान ने हाथ में पकड़े पेन को अपनी तरफ एक तरफ करते हुए अपनी बड़ी-बड़ी आँखों को मज़ीद फैलाते हुए फ़िल आलम को कहा, जी आप ही को कहा है, इस वक़्त मेरे सामने आप ही हैं। फ़िल आलम की बात पर अब सब स्टूडेंट अशमान की तरफ देख रहे थे। आज यूनिवर्सिटी में तीसरा दिन था, टॉपिक भी नया था, तो अब अशमान क्या करती? सब स्टूडेंट इसे तजस्सुस में थे। अशमान ने अपने इर्द स्टूडेंट को देखा और फिर फ़िल आलम की तरफ देखते हुए खड़ी हुई। आमतौर पर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एसएमए बच्चों को होने वाली एक नया बीमारी है, जिसमें मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं और उनकी मूवमेंट में परेशानी आती है। इसकी वजह से बच्चों के दिमाग और रीढ़ की हड्डी के असाबी खलियात ख़राब होने लगते हैं। बच्चों का दिमाग फटों को कंट्रोल करने वाला सिग्नल भेजना बंद कर देता है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के वक्त के साथ बढ़ती जाती है, लेकिन अब कुछ महदूद इलाज दस्तियाब है, जिससे इसकी अलामतों को कम किया जा सकता है। अशमाल ने एसएमए की वजाहत देते हुए आंखों में फ़ख्री अंदाज लेकर फ़िल आलम की तरफ देखा, जो अशमाल की तरफ हैरत से देख रहा था। इसने एसएमए की वजाहत सुनकर अपने आईब्रो को थोड़ा ऊपर किया। इसे तवक्को नहीं थी कि अशमाल इसका जवाब इस अंदाज में बगैर कोई गलती किए देगी। क्या मेरी वज़ाहत ठीक है सरफ़ील? अशवाल ने सरफ़ील पर ख़ासा ज़ोर दिया। ठीक कहा आपने, बैठ जाइए। फ़िल आलम के पास अब कोई जवाब नहीं था। वो खुद शॉक थे कि आज ही टॉपिक पढ़ाया गया था और इस लड़की को पहले से कैसे पता था। आप ना अभी कहते तो मैंने बैठ ही जाना था, अशमाल ने मुँह बड़बड़ाते हुए कहा, जिसे फ़िल आलम ने सुन लिया था। इसने गर्दन मुड़कर अशमाल की तरफ देखा, अपने होंठ को दबाते हुए फ़िल आलम चुप कर गया। क्लास में होने की वजह से वो अशमाल को कुछ कह नहीं पाया था, लेकिन इस बार अशमाल ने बाजी मार ली थी और बड़े फ़ख्र से फ़िल आलम की तरफ देख रही थी, जिसे इसने पहले दिन से लेकर अब तक सारे जंग के मैदान आज ही फ़तह कर लिए थे। घर में सब एक-दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। एक छोटी-सी तकरीब रखी गई थी। सब बहुत खुश थे और होते क्यों ना, ये अम्माद के घर की पहली खुशी थी कि आलिया माँ बनने वाली थी। हम्माद के तो पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। वो खुशी से कभी आलिया को फ्रूट लाकर देता और कभी पानी का पूछता, कभी तबीयत का पूछता। सब घर वाले खुश थे सिवाय आलिया के। इसके चेहरे पे बेज़ारी थी, बेचैनी थी। इसे हम्माद का इसे बार-बार पूछना ज़हर लग रहा था। वो अपने जज़्बात में आकर हम्माद से अज़वाजी ताल्लुकात कायम तो कर चुके थे, लेकिन इसे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी जल्दी माँ भी बन जाएगी। अब माँ बनने के बाद इसे ये बच्चा अपने पाँव की बेड़ियाँ लग रही थी, जिससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अगर डॉक्टर इसे अकेले में बताती तो शायद ये डॉक्टर को मना कर देती और इस बच्चे से जान छुड़ा लेती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इस वक़्त अम्माद आलिया के साथ ही था। वो साय की तरह अपनी बीवी आलिया के साथ रहता था, जिससे आलिया चिढ़ जाती थी, लेकिन आलिया को ये कभी एहसास नहीं होता कि ये अम्माद की बेलौस मोहब्बत थी। अब वो इस पल को कोस रही थी जब इसकी शादी अम्माद से हुई थी और ये बच्चा आलिया की नफ़रत में इज़ाफ़ा कर रहा था। तकरीब ख़त्म होती है, आली जल्दी से कमरे में आई। इसने अपने दोनों हाथों से जूलरी उतारते हुए गुस्से से ड्रेसिंग टेबल पर फेंकी। हमाद अभी कमरे में आया ही था। इसके हाथ में दूध का गिलास था। इसने आलिया की तरफ देखा, जो गुस्से में थी। क्या हुआ आलिया, किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? अम्माद ने प्यार भरे लहजे में कहा, जिस पर आलिया ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, जिस बात पर भी गुस्सा है वो बात तो मुझ पे निकाल लेना, पहले ये दूध पी लो। डॉक्टर ने कहा कि हर रात तुम्हें इसकी ज़रूरत है। अम्माद ने जैसे दूध का गिलास आलिया की तरफ किया, आलिया ने गुस्से से भरी नज़र से अम्माद की तरफ देखा और अपने दाएँ हाथ से दूध के गिलास को दूर फेंक दिया। नहीं पीना मुझे और मुझ पर अपनी ये मोहब्बत निछावर मत करो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। बस आलिया की बात सुनकर अम्माद ने नीचे ज़मीन पे गिरे दूध के गिलास को देखा। फिर आलिया की तरफ से लगा कि अब माँ बनने की वजह से इसकी सोच बदल गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था।
मरहा जल्दी करो, मार्केट फिर बंद हो जाएगी। राबिया बेगम ने कमरे में आते हुए मरहा को कहा, जो अशमाल के घुटनों को पकड़े बैठी थी और इसे अपने साथ मार्केट चलने की राज़ी कर रही थी। लेकिन अशमाल अपने पाँव के दर्द की वजह से मरहा को दो टोक अंदाज में इनकार कर चुकी थी। अम्मी देखे ना, ये अशमाल नहीं जा रही साथ। मरहा ने मुँह लटकाते हुए कहा, मरहा इसके पाँव में दर्द है, वो कैसे जा सकती है? राबिया बेगम ने अशमाल के पाँव की हालत को देखते हुए कहा, जिसकी सूजन बढ़ रही थी। ठीक है, तो फिर मैं भी नहीं जा रही है। मरहा ने सीने पे हाथ बाँधते हुए बेड पर आकर बैठ गई। मरहा को बचपन से फ़ोबिया था। वो ना तो रश वाली जगह जा सकती है अकेली, और ना ही अकेली सड़क क्रॉस कर सकती थी। अरे मरहा, क्यों ज़िद कर रही हो? ताई जी ठीक खड़ी हैं। जाओ देखो, अगर तुम मुझे अब साथ लेकर चली गई ना, तो फिर मैं सुबह यूनिवर्सिटी नहीं जाऊँगी, क्योंकि तब तक मेरे पाँव की हालत और ख़राब हो जाएगी। अब तो ताई जी साथ है, लेकिन यूनिवर्सिटी में तुम अकेली होगी, ये सोच लो। अशवाल ने फिर मरहा को ऐसी बात कर दी कि मरहा के पास कोई जवाब नहीं था। वो यूनिवर्सिटी के मामले में कोई समझौता नहीं कर सकती थी। ये सीधी-सीधी ब्लैकमेलिंग है। फरहान ने बुरा बुरा सा मुँह बनाकर कहा, अच्छा चल जा और मेरे लिए गोलगप्पे लाज़मी लेकर आना। अशमाल ने मरहा को बेड से नीचे की तरफ धक्का देते हुए कहा, जा रही हूँ, तुम तो मुझे निकाल रही हो, इस बात का बदला लूँगी मैं, तुम्हारे सामने बैठकर गोलगप्पे खाऊँगी, एक भी नहीं दूँगी तुम्हें। मरहा ने भी अशमाल को धमकी देकर कमरे से बाहर आ गई। मरहा के जाते अशमाल ने अपने पाँव की तरफ देखा। ये सब कुछ आज ही होना था। अशमाल का दिल चाहा कि वो मार्केट जाए, लेकिन अपने पाँव की वजह से वो ना जा पाई थी। अम्मी मेरा हाथ तो पकड़े, मुझसे सड़क क्रॉस नहीं होती, आपको पता भी है, और हसन भाई को कहा था कि सड़क क्रॉस करके चले जाएँ, लेकिन इसे भी जल्दी थी। मरहा ने राबिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, मरहा तुम अब बड़ी हो गई हो, अब थोड़ी खुद को थोड़ा बड़ा करो, खुद से सड़क क्रॉस करने की कोशिश किया करो। सारी ज़िंदगी मैं तो साथ नहीं होंगी ना, और ये कौन-सी बड़ी सड़क है, मार्केट की सड़क है। राबिया बेगम ने मरहा को डाँटते हुए कहा, जो बच्चों की तरह डर रही थी। राबिया बेगम इस्लामाबाद में G9 की मार्केट में गई थी, जहाँ बड़ी सड़क के साथ ही मार्केट की छोटी सड़क शुरू हो जाती थी। वहाँ अक्सर टैक्सी वगैरह खड़ी होती थी, और वहाँ उमूमन वहाँ गाड़ियाँ गुज़रती थी, जो फैमिली के साथ मार्केट पे शॉपिंग के लिए आती थी या शॉपिंग करके जा रही होती थी। हसन ने मरहा और राबिया बेगम को मार्केट छोड़ दिया था। आज इसका अकेडमी में लेक्चर प्रोग्राम था, इसे देर हो रही थी, वापसी में पिक करने का कहकर वो चला गया था। मरहा अपनी माँ का हाथ पकड़े ना तो खुद सड़क क्रॉस कर रही थी, ना राबिया बेगम को करने दे रही थी। मरहा मेरा हाथ छोड़ो, तुम्हारे इंतज़ार में खड़ी रहती हूँ, ज्वेलर की शॉप बंद हो जाएगी, मैं जा रही हूँ, तुम सलीम भाई की शॉप पर आ जाना। राबिया बेगम ने मरहा से अपना हाथ छुड़ाया और सामने ज्वेलर की शॉप की तरफ बढ़ गई। मार्केट जो छोटी होने की वजह से राबिया बेगम, फरहत बेगम, इस्माइल और महरा के साथ यहीं अक्सर आती थी, क्योंकि यहाँ रश कम होता था। आज तो सारे मेरे दुश्मन ही बने हुए हैं। मरहा ने कहते हुए आती-जाती ट्रैफ़िक को देखा, जो कुछ-कुछ वक़्फ़े से 1-2 गाड़ियाँ गुज़र रही थी। मरहा ने फुटपाथ से जैसे ही कदम सड़क पे रखा, दाएँ जानिब से आती हुई गाड़ी को देखकर वहीं रुक गई। लेकिन वो गाड़ी इतनी दूर थी कि आसानी से सड़क क्रॉस कर क की जा सकती थी। लेकिन मरहा अपने खौफ़ की वजह से इतनी ट्रैफ़िक को भी अज़ाब समझ रही थी। इसका हलक खुश्क हो रहा था। इसने थूक निकलते दोबारा कोशिश की, लेकिन फिर नाकाम रही। मरहा की इस बेसुध कोशिश के वो मरहा के बाएँ जानिब गाड़ी में बैठा ज़ियाज बड़े तजस्सुस से मरहा को देख रहा था। इसके लिए वो गेम की तरह लग रहा था कि कब हमारा सड़क मुकम्मल करेगी और लेवल मुकम्मल होगा। लेकिन जब 10 मिनट गुज़रने को हो गए, तो ज़ियाद के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट होगी और गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बाहर आया। ब्लू कलर की जीन्स और ऊपर ब्लैक कलर की हाफ स्लीव शर्ट पहने फुटपाथ पे चलता हुआ मरा के पास आया। मरा अपने दोनों हाथों को मज़बूती से पकड़े, कभी गाड़ियों की तरफ देखी थी, कभी सामने शॉप में बैठी राबिया बेगम को। ज़ियाद ने मरा की तरफ देखा, जिसके चेहरे की बाईं साइड ज़ियाद की तरफ थी। मरा को देखते ज़ियाद सड़क पर उतरा, उसने हाथ से आती हुई गाड़ी को रोका, जैसे ट्रैफिक पुलिस करती है। ज़ियाद की गाड़ी को रोकने से पीछे आधी गाड़ियाँ भी रुक गईं। गाड़ियों को यूँ रुकता देखकर फरहान ने सड़क के दरमियान खड़े ज़ियाज को देखा, जो अब हाथ के इशारे से इसे सड़क क्रॉस करने का कह रहा था। फरहान ने शर्मिंदगी से अपने हवा से उड़ते हुए बालों को अपने कान के पीछे किया और जल्दी से तेज़ कदमों के साथ सड़क क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ आ गई। फरहान ने गर्दन मुड़कर दोबारा सड़क की जानिब देखा। अब ज़ियाज जेबों में हाथ डाले फुटपाथ पे चलता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था। मेरे पाँव की दर्द नहीं जा रही अम्मी, अशमाल ने अपना पाँव पकड़ते फरहत बेगम को कहा, जो अलमारी में कपड़े रख रही थी। तो और जाओ पहनकर हील वाली जूती, एक तो तुम्हारी इन हील वाली जूतों से जान नहीं छूटती। अभी तो पाँव ज़ख्मी हुआ, जिस दिन टूट जाएगी ना पाँव, तो फिर इन हील वाली जूतों का हार बनाकर गले में डाल लेना। अशमाल के दर्द से चिल्लाने पर फरहत बेगम भड़क उठी। अम्मी क्या है, एक तो सब मेरे जूतों के पीछे ही पड़ गए, मेरा दर्द नज़र नहीं आ रहा किसी को, मैं मर रही हूँ दर्द से। सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है। अशमाल ने मस्कीन सा चेहरा बनाते हुए कहा, अच्छा अब यूँ रोने वाली शक्ल ना बनाओ, तुम्हारे बाबा जान आते तो उनके साथ चले जाते हैं अस्पताल, तब तक एक एक दो और मूवीज़ देख लो, यूनिवर्सिटी आई यही काम कर रही हो और बनी चली हो डॉक्टर। फ़रत बेगम हमदर्दी के 2 बोल के साथ 4 और सुनाकर अशमाल को कमरे से बाहर चली गई। सारी दुनिया दुश्मन बनी हुई है मेरी, हाय मरहा कहाँ हो? अब आ भी जाओ। अशमाल ने फ़ोन उठाकर मरहा को कॉल मिला दी। मरहा कहाँ हो तुम? देख तेरी बहन दर्द से मर रही है, अगर तू 2 मिनट में ना आई तो इस इस्माइल नूर की आवाज़ को सारी ज़िंदगी ना सुन सकेगी। मरहा ने जैसे इस्माइल की कॉल काटी, अशमाल ने अपनी दर्द भरी कहानी सुना दी। इससे पहले अशमाल कुछ और कहती, कमरे का दरवाज़ा
खुला और मरा अंदर आ गई। फ़ोन कान को लगाए वो अशमाल की तरफ देखकर हँस रही थी। नहीं मरती तुम। मरहम ने फ़ोन बंद करते हुए अशमाल को कहा, देखा देखना यार मरहम, मेरा पाँव टमाटर की तरह सुर्ख हो रहा है और कोई मुझे अस्पताल लेकर नहीं जा रहा। अशमाल ने मुँह लटकाते हुए कहा, अरे हाँ, तुम्हारा पाँव तो वाक़ई सुर्ख हो रहा है। दादाजी ने क्या कहा है? मरहा ने थोड़ा झुककर अशमाल का पाँव देखते हुए कहा, अम्मी ने कहा कि जब बाबा जान आएँगे तब लेकर जाऊँगी अस्पताल में, और तुम्हें तो पता है बाबा जान रात को लेट आते हैं और ताऊ जी भी नहीं आए घर में। अशमाल ने मरहा को देखते हुए कहा, जो उसके पाँव को बड़े गौर से देख रही थी। इसका मतलब अगर तुम लेट डॉक्टर के पास गई तो फिर तुम मज़ीद चल नहीं सकोगी। मरहा ने ठहर-ठहर के कहा, हाँ बल्कि और जब तुम चल नहीं सकोगी तो तुम यूनिवर्सिटी भी नहीं जा सकोगी। मरहा ने अब सर उठाते हुए कहा, हाँ। अशमाल ने दोबारा मस्बत में सर हिलाया, और ये मैं होने नहीं दूँगी। कोई बात नहीं, अगर सब घर पर नहीं है तो हसन भाई तो है ना, मैं अभी बुला कर लाती हूँ इन्हें, कहीं वो भी ना निकल जाए। मरहम अपनी पड़ गई थी, इसलिए उल्टे पाँव मोड़ी और कमरे से बाहर चली गई। कुछ ही देर बाद हसन अशमाल के सामने सीने पे हाथ बांधे खड़ा अशमाल को गुस्से से देख रहा था। ये अब कैसे हुआ? यकीनन तुम यूनिवर्सिटी में हील पहन कर गई होगी। हसन के कहने पर अशमाल ने मुँह नीचे कर लिया। फिर मेरी हील की क्लास शुरू होने वाली है। अशमाल ने दिल में सोचा, एक शर्त पर तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगा। अशमाल की तरफ जवाब ना मिलने पर हसन दोबारा बोला, जी जी आपकी हर शर्त मंजूर है, बस मुझे डॉक्टर के पास ले जाएँ। बहुत दर्द है। अशमाल हसन की बात पर फौरी बोल पड़ी, लेकिन इसे मालूम नहीं था कि हसन की शिद्दत के पाँव की दर्द से ज़्यादा तकलीफ दी थी। तुम अपनी सारी हील वाली जूतों को स्टोर रूम में रखोगी और इसकी जगह शूज़ लाकर रखोगी। अगर ये सब मंज़ूर तो चलो मैं ले चलता हूँ। हसन की बात सुनकर अशमाल ने बेबसी से मरहा की शक्ल की तरफ देखा, जो अपनी शक्ल पर नो मोर का बोर्ड लगाए खड़ी थी। अच्छा ठीक है, अशमाल ने भी हथियार डाल दिए। चलो इसे ले आओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। हसन ये कहते हुए बाहर आ गया। तुम सबको तो अल्लाह पूछेगा, एक मासूम लड़की की ख्वाहिशात को स्टोर रूम में बंद कर रहे हो। अशमाल ने बेड से उठते मरहा को कहा, जिसके चेहरे पर हँसी थी। हसन अशमाल को मरहा को के साथ लेकर अस्पताल आ गया था। एक्सरे में ऐसा कुछ नहीं था जो परेशानी का बायस होता। हड्डी को नुकसान नहीं होता, पाँव मुड़ने से अमूमन दर्द हो जाती है। इंजेक्शन लगा दिया और ये मेडिसिन इस्तेमाल करें, जल्द आराम आ जाएगा। डॉक्टर ने हसन को अशमाल की हालत बताते हुए कहा, जी ठीक है। हसन ने डॉक्टर से स्लिप ली। तुम लोग यहाँ आकर बाहर आकर बैठ जाओ, मैं चार्जेस अदा कर कर आता हूँ। हसन ये कह के काउंटर की तरफ चला गया। कैसा महसूस कर रही हो? मरहा ने बेड से उठते हुए अशमाल को कहा, जो खड़े होकर अपने पाँव पे थोड़ा वजन डालकर देख रही थी। हाँ दर्द कम है, शुक्र है, अब जान में जान है। अशमाल ने गहरा सांस लिया और मरहा का हाथ पकड़ बाहर आ गई। बाहर लगी कुर्सी पर मरहा और अशमाल दोनों बैठ गई। वो आते-जाते डॉक्टर्स को अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए देख रही थी। अशमाल देखो, जब हम भी डॉक्टर बन जाएँगे ना, तो हम भी इसी तरह लोगों का इलाज करने में मसरूफ़ होंगे, जैसे ये सब कर रहे हैं। मरहा के कहने पर अशमाल ने भी खुद को इन डॉक्टर्स की जगह रखकर सोचा, ठीक कहा तुमने अशमाल, अभी बात ही करती कि इतने में इमरजेंसी में एक औरत को लाया गया जिसका एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाजू और चेहरे पर खून काफ़ी निकल रहा था। इसके साथ इसका बच्चा शौहर भी था, जिनको भी चोटें लगी थी, लेकिन बच्चा अपनी चोटों की परवाह किए बगैर अपनी माँ को पुकार रहा था। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। सब एकदम एक्टिव हो गए थे। ये सब देखते मरहा ने फ़ौरन अपनी आँखें बंद कर ली। अभी तो तुम कह रही थी कि तुम लोगों का इलाज करोगे, अब ये सब देखकर आँखें क्यों बंद कर ली? ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है। अशमाल ने मरहा की तरफ देखा, जो आँखों पे हाथ रखे बैठी थी। जल्दी से सीनियर डॉक्टर को कॉल करो, इमरजेंसी केस है। नर्स ने तो काउंटर पर आते हुए कहा। मरहा ने अब अपनी आँखों से हाथ हटा लिए थे। नर्स ने भी रिसीवर कान को लगा था कि सामने से फ़िल आलम तेज़ कदमों के साथ चलता हुआ डॉक्टर कोट पहने इमरजेंसी की तरफ आ रहा था। आगे डॉक्टर साहब अशमाल जो नर्स की तरफ देखी थी, नर्स के बोलने पर से अपनी दाएँ जानिब गर्दन मोड़कर देखा। सर फ़ील अशमाल के मुँह से बस यही लफ्ज़ निकले, अशमाल तुम पागल हो क्या? यहाँ सरफील कहाँ से आ गए? मरहा ने अशमाल की बात का जवाब देते हुए जैसे अशमाल की तरफ देखा, तो इसने सामने फ़िल आलम नज़र आया, जो अब इन दोनों के पास से होता हुआ इमरजेंसी की तरफ चला गया। सरफील इस अस्पताल में होते हैं क्या? ये तो हमें पता ही नहीं था। मरहा ने शॉक्ड होकर कहा। लेकिन अशमाल टिकटी बांधे फ़िल आलम को देख रही थी, जो मरीज़ की जान बचाने में मसरूफ़ था। अपने काम में मगन फ़िल आलम मरीज़ के बहते खून को रोकने की कोशिश करता, जो कुछ ही देर में हो गया था। खून रुक गया। परेशानी की कोई बात नहीं, नर्स आपकी मिसेज़ को देख लेती है अब। फ़िल आलम ने पास खड़े इस आदमी को कहा, जिसकी मिसेज़ का एक्सीडेंट हुआ था। शुक्रिया आपका, अगर आप वक़्त पर ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। आदमी के कहने पर फ़िल आलम ने पास खड़े बच्चे की तरफ देखा, जो अभी भी रो रहा था, साथ ही अपने आँसू भी साफ़ कर रहा था। बच्चे को देखते हुए फ़िल आलम ने इस बच्चे के सामने घुटनों के बल बैठ गया। इसने अपने हाथ से बच्चे के चेहरे पर से आँसू साफ़ किए। आपकी मम्मा अब ठीक है, इसलिए आप अब ने रोना नहीं है। अगर वो सुन लेंगी कि आप रो रहे हैं तो इन्हें और दर्द होगा। अच्छा तो प्रॉमिस करो, अब आप नहीं रोगे। फ़िल आलम ने प्यार से बच्चे के आगे अपना हाथ रखा। बच्चे ने अपनी बहती नाक को सांस लेते हुए ऊपर को खींचा और अपना हाथ फ़िल आलम के हाथ में थमा दिया। गुड, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप अपनी मम्मा के लिए रोना नहीं है। देखो वो आपकी तरफ ही देख रही हैं। फ़िल आलम ने इस मरीज़ की तरफ देखा, जो अपने बेटे की तरफ देख रही थी। ये कहते हुए फ़िल आलम ज़मीन से उठ गया। सारे सही कहते हैं, सरफ़ील सच में एक काबिल डॉक्टर है। मरहा भी सब देख रही थी। इसने गहरी साँस लेते हुए कहा, क्या एक इंसान के 2 रूप हो सकते हैं? अशमाल ने बड़बड़ाते हुए कहा।
इसे अपनी आँखों पर यकीन नहीं आता कि वो फ़ील आलम जिसकी ज़बान में ज़रा भी मिठास नहीं थी, उसने किस तरह प्यार से बच्चे को चुप करवाया था। क्या देख रही हो तुम दोनों? चलो अब घर। जिस हसन की आवाज़ पर इस्माइल, जिसकी नज़र फ़ील आलम से हट नहीं रही थी, चौंक गई। जी भाई, आप ही का वेट करते हैं। मरहा फ़ौरन उठ गए। इस्माइल अब वह मरहा के हाथ का सहारा लेती अस्पताल से निकल आई थी। घर वालों के मना करने के बावजूद अशमाल यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो गई थी। इसने अब शूज़ पहने हुए थे। महरा ने भी सबको तसल्ली दी कि वह अशमाल के साथ-साथ ही रहेगी। हसन का आज कॉलेज में कोई लेक्चर नहीं था। एक नए आने वाले बच्चों का तकरीर एडिशन था, इसलिए राना शमसुद्दीन के कहने पर हसन दोनों को यूनिवर्सिटी छोड़ आया था। अशमाल का पाँव काफ़ी हद तक ठीक तो हो गया था, लेकिन फिर भी वो मरहा का सहारा लेकर चल रही थी। 3 लेक्चर के बाद फ़िल आलम का लेक्चर था। फ़िल आलम हमेशा अपने लेक्चर के टाइम से आधा घंटा पहले आता था। इसे अस्पताल में भी टाइम देना होता था। सेकंड लेक्चर ख़त्म होते ही अशमाल मरहा का हाथ पकड़ इसका सहारा लिए क्लास से बाहर आई थी। इतने में फ़िल आलम यूनिवर्सिटी आ गया था। इसने अपनी गाड़ी यूनिवर्सिटी की पार्किंग में खड़ी की और कोर्ट के बटन बंद करते जैसे ही ऑफिस ब्लॉक की तरफ जाने लगा, इसकी नज़र अशमाल पर पड़ी, जो मरहा का सहारा लिए फ़िल आलम का लेक्चर लेने इस क्लास की तरफ जा रही थी। फ़िल आलम वहीं रुक गया अशमाल को देखते। जब अशमाल के पाँव की तरफ बढ़ते उसने शूज़ पहने हुए थे। कितनी अजीब लड़की है। फ़िल आलम ने अपनी अब तक की ज़िंदगी में अशमाल जैसी लड़की को नहीं देखा था। बहुत स्टूडेंट आए चले गए, लेकिन अशमाल जैसी सरपिरी लड़की फ़िल आलम की प्रोफेशनल ज़िंदगी में पहली बार आई थी। अभी फ़िल आलम अशमाल और महरा को देख रहा था कि यूनिवर्सिटी के डीन फ़िल आलम के पास आकर रुके। अरे फ़ील साहब, आप यूँ क्यों खड़े हैं? ऑफ़िस में चलें। यूनिवर्सिटी के डीन ने कहा, आपको इस लड़की का पता है क्या जो सारे के साथ चल रही है? फ़ील आलम ने दूर अशमाल की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो लड़की, हाँ पता है, बहुत लायक है। इसने तमाम टेस्ट A+ ग्रेड से पास किया है। यूनिवर्सिटी की डीन ने अशमाल के बारे में बताते हुए कहा, नहीं, नहीं, मैं इस लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ जो साथ खड़ी, मैं इस लड़की की बात कर रहा हूँ जिसके पाँव पे शदीद चोट लगी है, ब्लैक सूट वाली। अशमाल ने आज ब्लैक कलर के लॉन्ग शर्ट्स और ट्राउज़र पहना हुआ था। जी फ़ील साहब, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो वो इतनी लायक है, क्या नाम है इसका? अशमाल के बारे में सुनकर फ़ील आलम को यकीन नहीं होता कि एक इंतहाई बदतमीज़ और नासमझ लड़की इतनी ज़हीन भी हो सकती है क्या? लेकिन कल के लेक्चर में जो हुआ था फ़िल आलम को याद आ गया था। कैसे बगैर लेक्चर सुने अशमाल ने जवाब दिया था। अशमाल नूर है इस लड़की का नाम, और उसके साथ इसकी कज़न मरहा। यूनिवर्सिटी के डे ने अभी बात पूरी नहीं की थी, फ़िल आलम बोल पड़ा, ओके थैंक्स, मेरी क्लास का वक्त हो रहा है, मैं चलता हूँ। फ़िल आलम ये कहते हुए ऑफिस की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद ही अशमाल प्रिंसिपल के रूम में थी और मरहा बाहर खड़ी थी। मरहा को फ़िल आलम के लेक्चर से पहले ही प्रिंसिपल साहब ने अपने ऑफिस में बुला लिया था। ये सुनते ही अशमाल और मरहा परेशान हो गए थे कि अभी कॉलेज में 1 हफ्ता भी नहीं होने वाला था और हमें प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस बुला लिया, जबकि इन दोनों ने कुछ किया भी नहीं था। आपका पाँव शायद ठीक नहीं है, प्रिंसिपल ने अशमाल के पाँव की तरफ इशारा करते हुए कहा। जी, लेकिन आपको कैसे पता? अशमाल ने हैरत से कहा। अशमाल को प्रिंसिपल की बात थोड़ी अजीब लगी थी। आप हमारी यूनिवर्सिटी में हैं तो हमें हर स्टूडेंट का पता होता है। प्रिंसिपल ने अशमाल की बात का जवाब दिया। इसका मतलब अगर यूनिवर्सिटी में किसी को नज़ला, ज़ुकाम, बुखार होगा तो वो भी आपको पता होगा। अशमाल की बात पर प्रिंसिपल ने अपना मुँह नीचे किया और अपनी हँसी रोकने की कोशिश की, क्योंकि प्रिंसिपल को कहा गया था कि अशमाल उल्टा सवाल करेगी और ऐसा ही हुआ था। जी, बल्कि हमें पता होगा। प्रिंसिपल ने नॉर्मल होते हुए जवाब दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको 3-4 स्टूडेंट और बताती हूँ जो अनफिट हैं। अशमाल ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। अशमाल नूर, हमें हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा कि आपको घर भेजना है, आपका पाँव ठीक नहीं है और ये आपके बाकी के लेक्चर सीडी है, आप घर में भी देख सकती हैं। प्रिंसिपल साहब ने अशमाल के मज़ीद सवालों से बचने के लिए फ़ौरन लेक्चर की सीडी अशमाल के सामने रख दी। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बाकी के लेक्चर अटेंड कर सकती हूँ। अशमाल घर जाने के लिए राज़ी नहीं थी। देखिए अशमाल नूर, हमें जो फ़ील साहब ने कहा है वो हमने कर दिया, आपके घर भी इन्फॉर्म कर दिया, वो आने वाले होंगे आपको लेने, तो आप मज़ीद बहस मत करें। प्रिंसिपल ने अपनी जान छुड़ाते फ़ील का आलम का पता दे दिया। क्या क्या कहा सर आपने? ये सिर्फ़ फ़ील सर ने किया है, आपको कब से मेरी परवाह हो गई? अशमाल को एकदम शॉक्ड लगा। वो ऐसे ही हैं, अपने सब स्टूडेंट का ऐसे ख़्याल रखते हैं। प्रिंसिपल ने टेबल पर रखी फ़ाइल उठाते हुए कहा, अच्छा इतनी परवाह करते हैं वो? ये तो मुझे भी नहीं पता था। कल तो उन्होंने अस्पताल में एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। अशमाल रवानी में बोलते एकदम रुक गए। प्रिंसिपल के हाथ भी फ़ाइल पर रुका। इसने हैरत से अशमाल को देखा। क्या कहा आपने? प्रिंसिपल साहब ने कहा, वो कुछ भी नहीं सर, बस ऐसे ही, और शुक्रिया आपने इतनी मदद की मेरी। अशमाल ने जल्दी से टेबल पे रखी सीडी उठाई थी कि यूनिवर्सिटी का गार्ड अंदर आया। सर अशमाल नूर को लेने आ गए हैं। गार्ड ये कहकर चला गया। अशमाल ने अपने चेहरे पे हैरत लिए प्रिंसिपल साहिब की तरफ देखा। हमारे मुल्क में इतनी जल्दी सर्विस तो पिज़्ज़ा वाला भी नहीं देता, जितनी यहाँ इतनी जल्दी सर्विस ये दी है। मेरे घर वालों को फ़ौरन बुलवा लिया है। अशमान मुँह में बड़बड़ाते हुए प्रिंसिपल के रूम से बाहर आ गए। क्या हुआ अशमान, सब ठीक तो है ना? मरहा ने बाहर आती अशमान का हाथ पकड़ते हुए कहा। हाँ सब ठीक है, घर चलो सब बताती हूँ। अशमान ने सीढ़ी को देखते हुए कहा। घर? वो क्यों? अभी तो हमारे 4 लेक्चर पड़े हैं और हम खुद से कैसे जा सकते हैं, तुम्हें पता भी है। मरहा ने अशमान की तरफ देखकर कहा, वो देखो गेट के पास तुम्हारे भाई साहब हमें फर्स्ट सर्विस के साथ खड़े हैं और इसके चेहरे से पता चला कि इनको कैसे बुलाया गया है। अब तैयार है ना बातें सुनने के लिए? अशमान ने सन की तरफ देखते हुए कहा, जो चेहरे पर बेहद गुस्सा लिए गाड़ी से बाहर खड़ा था।
मारा को समझ नहीं आई थी कि ये सब क्या हुआ था। यही सोचते हुए अशमाल को हाथ से पकड़े गेट की तरफ ले गई थी। गेट के पास जाते ही मारा ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, दोनों अंदर बैठ गए। हसन भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था। सबने मना किया था ना यूनिवर्सिटी न जाओ, लेकिन तुम्हें पड़ी थी यूनिवर्सिटी जाने की, अब यूनिवर्सिटी जाकर वहाँ से कॉल करवा रही हो कि तुम्हें घर जाना है। हद है अशमाल तुम्हारी भी, मुझे तुमसे ही उम्मीद ना थी कि तुम स्कूल के बच्चों जैसी हरकत करोगी। पता भी है कि कितना अहम काम छोड़कर आए हो, घर में सब अलग परेशान है। हसन गाड़ी चलाते हुए अशमाल पर गुस्सा निकाल रहा था। अशमाल ने गहरा सांस लिया और अपने दांत चबाते हुए हाथ में पकड़ी सीढ़ी को देखा। हसन गुस्सा देकर मरा तो वहीं सो गई थी। इसका वजूद गाड़ी में ना होने के बराबर था। वो सांस भी इतने आराम से लेती कि कहीं हसन को उसकी मौजूदगी का एहसास ना हो जाए और बातों का रुख उसकी तरफ ना हो जाए। जब तक घर न आए हसन ने कोई कसर नहीं छोड़ती अशमाल को एहसास दिला सके वो अब बड़ी हो गई, अब ये बचपना छोड़ दे। अशमाल भी चुप थी। अब हसन को क्या बताती कि इसे वो फजूल में बातें सुना रहा है, जबकि इससे कुछ ऐसा किया ही नहीं है। हसन ने गाड़ी घर के गेट के बाहर ही खड़ी कर दी थी। चलो उतरो, मुझे जाना है और अंदर जाकर सबको बता देना कुछ नहीं हुआ तुम्हें, हसन ने कहते हुए गाड़ी का लॉक ओपन किया और मरा और अशमाल गाड़ी से उतर गए। हसन तेज़ रफ्तार से गाड़ी लेकर अपने कॉलेज चला गया था। आज इसकी कॉलेज में न्यू एडमिशन था, आने वाले बच्चों की तकरीर का। घर से राना शमसुद्दीन ने जिस तरह हसन को कॉल करके बताया था वो बुलाया था और उससे ये लग रहा था कि अशमाल के साथ यूनिवर्सिटी में कोई हादसा हो गया है। कॉल सुनते हसन कॉलेज में सब कुछ छोड़कर जल्दी से यूनिवर्सिटी की तरफ निकल गया था, लेकिन आगे जाकर पता चला ऐसा कुछ भी नहीं था। अशमाल ये सब क्या हो रहा है? मरा ने गाड़ी से उतरते लंबा सांस लिया। अशमाल को कहा ये सब वो तुम्हारे मोस्ट चार्मिंग टीचर सरफेल की वजह से हुआ है। अशमाल ने मरहा को कहा अंदर चली गई। सर फील की वजह से, लेकिन कैसे मरा ये सोचते हुए जल्दी से अशमाल के पीछे घर की तरफ चली गई। घर के अंदर जाते अशमाल और मरहा ने जो सीन देखा वो नाकाबिले यकीन था। राना शमसुद्दीन हाथ में छड़ी पकड़े घर के अंदर बने छोटे शहर में चक्कर पे चक्कर लगा रहा था। राबी बेगम और फरहत बेगम दोनों ने हाथ में तस्वीर पकड़ी हुई थी और सर को कवर किए बैठी तस्वीर पढ़ रही थी। अम्मी अशमाल ने अपना हलक तर्क करते हुए मुश्किल कहा, लो आ गई मेरी बच्ची, क्या हुआ था तुम्हें? फरहत बेगम ने आगे बढ़कर अशमाल को सर से पाँव तक देखते हुए उसे गले लगाया। शुक्र है अल्लाह पाक का कि अशमाल ठीक है। राबिया बेगम ने हाथ में तस्वीर पकड़े दुआ के हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अशमाल हम तो डर गए थे जब यूनिवर्सिटी से कॉल आई थी कि पता नहीं तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें कहा था कि आज यूनिवर्सिटी ना जाओ। राना शमसुद्दीन अपनी भारी आवाज़ में कहा, जो नॉर्मल बोलने पर भी लगता था कि वो डांट रहे हैं। अब अशमाल सर झुकाए फ़िल आलम की मेहरबानी का नतीजा भुगत रही थी। अशमाल अब बस भी करो, यूँ मुँह फुलाकर बैठने से कुछ नहीं होगा, जो हो गया सो हो गया। ये भी देखो ना कि सरफिल को कितना ख़्याल था अपने स्टूडेंट का, अगले लेक्चर की सीडी भी दे दी ताकि हम में से कोई टॉपिक मिस ना हो जाए। मरहा कंप्यूटर में सीडी डाले लेक्चर को लगा रही थी। खाक मिट्टी ख़याल है सरफिल को, हम तुमने देखा नहीं आज इनकी वजह से क्या हुआ था। ये सब सरफिल ने जानबूझकर किया है, मुझे पता है उन्होंने कल की क्लास में जो जो हुआ था ना इसका बदला लिया। इसलिए मैं कहूँ कि इतने अच्छे तो वो है ही नहीं कि चुप करके बैठ जाए। ये नहीं पता था कि सारी रात इसी पे वॉक करते रहे होंगे। कल की अपनी बेइज़्ज़ती का बदला कैसे लूँ? अशमाल ने बेड पे बैठते हुए अपने पाँव पे करीम लगाते हुए मरहा को कहा, सारी रात तो सरफिल मेरे ख़्याल में वो अस्पताल में थे, कल देखा तो था हमने और वैसे भी वो हमारे टीचर हैं, हमसे बदला क्यों लेंगे? मरहा ने अपनी नज़रें कंप्यूटर पर जमाए कह रही थी। मरहा की बात पे अशमाल की आँखों के सामने फ़िल अलम का वो चेहरा आ गया जो वो बच्चों को चुप करवाते हुए आँखों में नरमी और चेहरे पे प्यार रखे बात कर रहा था। डबल पर्सनैलिटी इंसान सुबह ही इससे बात करूँगी, पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। इशमाल ने अपने ख़्याल को झटकते हुए धीमी आवाज़ में कहा, ये तो सरफ़ैल आलम हैं, वहाँ घर बैठे ही हम इनके लेक्चर सुन रहे हैं। मरहा ने लेक्चर ओपन करते हुए कहा, सीडी में जो वीडियो थी वो फ़िल आलम की थी, जो पिछले सेक्शन में जो मुकम्मल हो गया था, इसका क्लास को लेक्चर दे रहा था। लगता है ये हमारे से पहले स्टूडेंट हैं जो डिग्री लेकर जा चुके हैं। मरहा ने ये कहते हुए लेक्चर की आवाज़ ऊँची की। इशमाल ने कंप्यूटर की तरफ देखा जिसमें फ़िल आलम इसके पास खड़े स्टूडेंट को लेक्चर दे रहा था। वही अंदाज़, वही बात करने का तरीका, वही कपड़ों का स्टाइल, कितना अच्छा बोलते हैं। मरहा की आवाज़ पे अशमाल जो टिटकी बांधे फ़हील आलम को कंप्यूटर पे देख रही थी एकदम चौंक गई। ये क्या, मैं क्यों इतने गौर से देख रही हूँ इस घमंडी इंसान को? अशमाल पर एकदम घबराहट तारी हो गई। इसने पास रखे टेबल से पानी का गिलास उठाया, एक ही सांस में पी गई। 1 घंटा गुज़र गया था। नीलम जब से कमरे में से एसी लगा कर गई थी, ये से आज की खुशकिस्मती कि फ़ारूक सरमदी आज ऑफ़िस से जल्दी घर आ गया था। वो जैसे ही घर आता था, आते ही इसने अब सबसे पहले अपने बेटे को देखना होता था जो इसका सब कुछ था। ज़ियाश शाह की हालत देखते ही फ़ारूक सरमदी इस दिन रात ज़िद में गुज़रता था और इस वक़्त को हुँसता था कि जब इसने इसरार करके ज़ियाश शाह को पाकिस्तान बुलाया था। फ़ारूक सरमदी जैसे कमरे का दरवाज़ा खोला, कमरे की बर्फ़ जैसी हालत देखकर इसने जल्दी से इस एसी का रिमोट पकड़ते हुए इसे बंद किया। ज़ियाश आँखें खोलो मेरे बेटे, आँखें खोलो। नीलम कहाँ हो नीलम? फ़ारूक सरमदी चीख-चीख कर नीलम को बुलाता था, लेकिन नीलम घर पर मौजूद नहीं थी। वो अपना काम कर चुकी थी। घर की कीमती चीज़ें चोरी करके वो कब के जा चुकी थी। फ़ारूक सरमदी की आवाज़ ज़ियाश के कानों में पड़ रही थी, लेकिन इसका वजूद बर्फ़ की तरह जम चुका था। सर ज़ियाश मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या हम कराची की पार्टी को हाँ कर दें? हम इनके साथ काम कर रहे हैं। ज़ियाश के मैनेजर ने थोड़ी-सी ऊँची आवाज़ में ज़ियाश को कहा। ज़ियाश एक बार फिर अपनी माज़ी में खो गया था। मैनेजर की आवाज़ सुनते ही ज़ियाश अपने माज़ी से वापस आया। कराची
कराची का नाम सुनते ही जहाज को लगा जैसे वो दोबारा फिर इसी कैद में जाने वाला है। वो एक लम्हे के लिए अपनी माजी में चला गया था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमारा कोई लिंक नहीं है कराची वालों से, ना हमने रह रखना है, तुम दुबई वालों से डील फाइनल करो। ज़ियाद ने जल्दी से अपने माथे से टिश्यू लेकर पसीना साफ किया, लेकिन सर इनकी डिमांड बहुत हाई है, हमें नुकसान भी हो सकता है। मैनेजर ने कहा, जो भी है हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, इसमें रिस्क तो लेना पड़ता है, तुम कराची की पार्टी छोड़कर दुबई वाली पार्टी से डील फाइनल करो। ज़ियाद शाह की हिदायत सुनकर मैनेजर वहाँ से उठकर चला गया। मैनेजर के जाते ही ज़ियाद ने कुर्सी से टेक लगाते हुए अपनी आँखें बंद कर लीं। अशमाल प्लीज़ ऐसा मत कर, देख वो हमारे टीचर है, साथ एक अच्छे डॉक्टर, और तू इस यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर भी है, अगर इन्हें गुस्सा आ गया तो वो हमें इस यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल देंगे। फरहान अशमाल को बाजू से मजबूती से पकड़ा हुआ था और इसे फ़िल आलम के रूम में जाने से रोक रही थी। यूनिवर्सिटी आती ही अशमाल ने ऑफिस ब्लॉक में से 4 से 5 बार पूछ लिया था कि सर फ़िल आ गए हैं या नहीं। वो हाथ में सीडी पकड़े फ़िल आलम के कल के एहसान का बदला चुकाना चाहती थी, जिसकी वजह से वो इतनी बातें सुननी पड़ी थी। अब की बार जब वो चौथी बार ऑफिस ब्लॉक आई तो वहाँ रिसेप्शन से पता चला फ़िल आलम आ गया है। बस ये सुनने की देर थी कि अशमाल उल्टे का पाउंड मोड़ी और फ़हील आलम के ऑफ़िस के बाहर खड़ी थी और महरा इसे अंदर जाने के लिए रोक रही थी। देख महरा, मेरा हाथ छोड़ दे, मैं आराम से बात करूँगी सरफ़ील से, और अगर तूने फिर भी मुझे नहीं छोड़ा तो फिर यहाँ पर लाशें गिरेंगी, लाशें। अशमाल ने ये हाथ फैलाते हुए महरा को कहा। अशमाल की बात पर महरा एकदम चौंक गई। अशमाल, तुम कब से सुल्तान राही बन गई हो? महरा ने चेहरे पे हैरत लिया और साथ ही अशमाल का हाथ छोड़ दिया। ये हुई ना बात, बस तुम यहीं खड़ी रहो, मैं बस कल का हिसाब बराबर कर आई। अशमाल ये कहते हुए फ़ील आलम के ऑफ़िस का दरवाज़ा नॉक किए बगैर अंदर चली गई। यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर होने के बावजूद फ़ील आलम का कमरा ज़्यादा रखीदा नहीं था। कमरे में दाखिल होते बाएं जानिब एक टेबल और कुर्सी रखी गई थी और कुछ फासले पे किताबों की अलमारी थी, और दरवाज़ा खोलते ही सामने 2 दरमियानी साइज़ के सोफ़े और उसके सामने एक छोटी टेबल रखी हुई थी। फ़ील आलम इन सोफ़ों में से एक पर बैठा हुआ था, दूसरे पर अपना कोट रखा हुआ था। सफ़ेद रंग की शर्ट पहनना इसका मामूल था, लेकिन पैंट के कलर पर वो तब्दील करता रहता था। आज भी इसने सफ़ेद रंग की शर्ट पहनी थी और रॉयल ब्लू कलर की पैंट और कोट था। रॉयल ब्लू कलर फ़हील आलम के दिल के पसंदीदा रंग था। टाँग पे टाँग जमाए, आँखों पे नज़र का चश्मा लगाए, एक हाथ में चाय का कप पकड़े, दूसरे हाथ में किताब पकड़े से बड़ी तवज्जो से पढ़ रहा था। अशमाल जैसे ही अंदर आया, फ़ील आलम को देखकर वहीं रुक गई। इसके खुले बाल इसके गालों को छूकर गुज़रे थे। कदम अशमाल के वहीं रुक गए थे। इसे फ़ील आलम को किसी मुसव्विर की बनाई हुई तस्वीर की तरह लग रहा था, जिसको बनाने में इसने सालों लगा दिए थे, लेकिन इसमें रंग डालना भूल गया था। अशमाल दरवाज़े थोड़ा अंदर की तरफ खड़ी थी। फ़ील आलम जो किताब पढ़ने में मसरूफ़ था, कमरे में बाहर से आती रोशनी को इसने नज़र उठाकर देखा तो ज़मीन पर इसे किसी के शूज़ पहने पाँव नज़र आए। फ़ील आलम ने अपनी नीली नज़रों को ऊपर करती हुए अपने सामने खड़ी अशमाल को देखा, जो बुत बने फ़ील आलम को देख रही थी। आप यहाँ, फ़ील आलम ने अशमाल को देखते हुए कप टेबल पर रखा और किताब बंद की। अशमाल के कान में फ़ील आलम की आवाज़ नहीं गई थी, वो इसी मुसव्विर की बनाई हुई तस्वीर में खोई हुई थी। मोहतरमा, आप यहाँ क्यों आई हैं? फ़ील आलम की आवाज़ अब थोड़ी ऊँची हुई तो अशमाल भी अपने होश में आई। वो अशमाल भूल गया था कि वो यहाँ किस लिए आई थी। इसकी ज़बान इसका साथ नहीं दे रही थी। क्या मैं? फ़ील आलम ने अपने दोनों बाजू को अपनी टाँगों पे रखा और हाथों को एक-दूसरे पे पोज़ करते हुए बड़े गौर से अशमाल को देख रहा था, इसके बोलने का इंतज़ार कर रहा था। बताएँ, आप यहाँ क्यों आई हैं? फ़ील आलम ने दोबारा पूछा। इतने प्यार और मीठे लहजे में फ़ील आलम ने आज तक अशमाल से बात नहीं की थी, और जब अशमाल को फ़ील आलम ने कहा तो अशमाल को ये लगा जैसे इस आवाज़ में शहद से ज़्यादा मिठास थी। आप यहाँ बूथ बनकर क्यों खड़ी हैं? जो बात करनी है वो करें और जाएँ यहाँ से। अब फ़िर आलम का सबर भी जवाब दे गया था और अब वो नरम से लहजे से सख्ती की तरफ गया था। फ़िल आलम के यूँ बोलने पर इस्माइल, जिसको फ़िल आलम का लहजा शहद से भी ज़्यादा मीठा लग रहा था, इसे यूँ लगा किसी ने इसके मुँह पर करेले जैसी करवाहट डाल दी हो। फ़िल आलम के यूँ बोलने पर इस्माइल भी अपने सही होशो-हवास में आ गई थी। देखिए, मेरे पास फ़िज़ूल टाइम नहीं है जो मैं यहाँ आपके बोलने का इंतज़ार करूँ। फ़िल आलम ने अपनी नज़रें अशमाल से हटाते हुए घड़ी की तरफ देखा। हाँ, तो मैं ये कहने आई थी कि आपके पास इतना फ़िज़ूल टाइम है जो आप दूसरों की पर्सनल लाइफ़ में मुदाख़लत करते फिर रहे हैं। अशमान ने अपना हलक तर्क करते हुए सीने पे हाथ बाँधते हुए कहा, एक्सक्यूज़ मी, आपके कहने का क्या मतलब है? मैं क्यों किसी की लाइफ़ में मुदाख़लत करूँगा? लगता है आपका दिमाग ख़राब हो गया है, ज़्यादा पढ़कर इसलिए इसी तरह की बातें कर रही हैं। फ़िल आलम ने हैरत से कहा, दिमाग मेरा ठीक है, लेकिन लगता है आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई। एक तो आपने मेरी इजाज़त के बगैर मेरे घरवालों को यूनिवर्सिटी बुलाया, और फिर मुझे कोई लेक्चर एटेंड नहीं करने दिया। ये पर्सनल लाइफ़ में इंटरफेयर नहीं होगा तो और क्या होगा? अशमाल के बताने पे फ़िल आलम ने अपने दाएँ हाथ के अंगूठों से अपने माथे पे खुजली की और अपने आईब्रो ऊपर की ओर ऐनक उतार कर टेबल पर रखी। देखिए, मैंने एक स्टूडेंट की मदद की है, बस, और कुछ नहीं। फ़िल आलम का लहजा नरम था। मैंने माँगी आपसे मदद। शमाल अपनी गर्दन सीधी करते हुए बोली, नहीं, लेकिन अब एक टीचर होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपकी मदद करूँ। फ़िल आलम ने वज़ाहत देना चाहिए, जो वो ज़िंदगी में पहली बार किसी को वज़ाहत दे रहा था। तो फिर आप ऐसा करें, जहाँ यहाँ यूनिवर्सिटी में एक बड़ा-सा बोर्ड लगा लें, जिसको मदद चाहिए वो सरफ़ेल से राब्ता करें, फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपकी फ़ास्ट सर्विस में भी मदद करेंगे। अशमान ने अपने हाथों से बोर्ड का नक्शा बनाते हुए कहा,
अजीब लड़की हैं आप, मेरा शुक्रिया अदा करने की बजाय आप मुझे उल्टा सुना रही हैं। फ़िल आलम से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे आपका ये एहसान नहीं चाहिए। ये रही आपकी लेक्चर की सीढ़ी जिसे मैंने एक नज़र भी नहीं देखा, और आइंदा मुझ पर अपना एहसानात की बारिश मत कीजिएगा। शायद आपको किसी ने बताया नहीं कि मदद इनकी करते जो मदद माँगते हैं और जिनको मदद की ज़रूरत होती है, और मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। अशमाल बोल रही थी और फ़िल आलम अपने दोनों हाथों के अंगूठों को गोल-गोल घुमाते हुए अशमाल की तरफ देखकर गुस्से से देख रहा था। आज तक किसी ने फ़िल आलम के ऑफ़िस के अंदर आकर इसे इतनी बातें नहीं सुनाई थी। अशमाल टेबल पर से सीढ़ी रखे फ़ख्री अंदाज़ से जैसे बाहर जाने के लिए मुड़ी। फ़िल आलम बोल पड़ा, "1 मिनट।" फ़िल आलम की आवाज़ पे अशमाल के पाँव वहीं रुक गए, लेकिन इसकी पूँछ अभी फ़िल आलम की तरफ थी। "आप जब मुझे इतनी बातें सुनाकर जा रही हैं, तो आपको किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई कि किसी के ऑफ़िस में आने से पहले इजाज़त ली जाती है, दरवाज़े पे दस्तक दी जाती है?" फ़िल आलम की बात सुनकर अशमाल ने अपनी आँखें ज़ोर से बंद करते हुए अपने होंठ को दाँतों तले दबाया। वो अपने गुस्से में तो भूल गई थी कि इसने ना तो इजाज़त लेकर अंदर आई थी और ना ही दरवाज़े पे दस्तक दी थी। अशमाल के इतना बोलने के बावजूद फ़िल आलम ने एक जुमले से इसे चुप करवा दिया था। अब इसके पास कोई जवाब नहीं था। अशमाल ने ज़मीन पर पाँव पटकती जल्दी से बाहर आ गई। फ़िल आलम अशमाल को बाहर जाता देख रहा था, जो इसकी बात का जवाब दिए बगैर कमरे से बाहर आ गई थी। फ़िल आलम ने अपनी कलाई पर बाँधी घड़ी को देखा। इसका लेक्चर शुरू होने में 5 मिनट रह गए थे। फ़िल आलम ने कप में पानी, बाकी की चाय जो ठंडी हो गई थी, एक घूँट में पीते हुए जल्दी से दूसरे सोफ़े पर पड़ा घूँट उठाया और कमरे से बाहर आकर तेज़ कदमों के साथ चलता हुआ अपनी क्लास की तरफ चला गया। अशमाल महरा के साथ फ़िल आलम के ऑफ़िस से कुछ फ़ासले पे सीढ़ियों पे बैठी हुई थी। "अब यूँ मुँह लटका के क्यों बैठी हो? बात तो कर कर आई थी। गुस्सा निकल गया तुम्हारा, अब तुम्हें क्या चाहिए?" मरहा को अशमाल का यूँ चुप रहने से कोफ्त हो रही थी। कैसे कर लेते हैं वो एक ही बात पर और दूसरे को चुप करवा देते हैं, चाहे अगला इंसान कितना ही क्यों ना बोल दे, वज़ाहत दे, लेकिन एक बात अगले इंसान को लाजवाब कर देती है। अशमाल अपने चेहरे को अपने दाएँ हाथ का सहारा दिए शौक उठाकर बैठी हुई थी। वो डॉक्टर हैं अजमल, और एक वक़्त गुज़ारा है उन्होंने अपनी लाइफ़ का। बीवी-बच्चे होंगे इनकी, इस उम्र तो इंसान इतना समझदार तो हो ही जाता है। महरा ने किताब खोलते हुए कहा, "बीवी-बच्चे क्या मतलब शादीशुदा है?" महरा की बात पर अजमल चौंक गई। हाँ, मुझे लगता है वो शादीशुदा है। अब सर्जन बनने के बाद कौन कंवारा रहता होगा?" महरा की बात पर अजमल सोच में पड़ गई। इसने इस बारे में सोचा ही नहीं था कि फ़िल आलम शादीशुदा भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान, अस्सलाम वालेकुम ताऊ जी। अशमान ने घर आते डाइनिंग रूम में बैठे राना शमसुद्दीन और राना शमशादुद्दीन को सलाम किया। पीछे महरा भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम। महरा ने जल्दी से सलाम किया और कमरे की तरफ बढ़ी। वो भी अब हमेशा यही करती थी। इसे अपने बाबा जान और चचा जान के गुस्से से डर लगता था, इसलिए उनके पास बैठती नहीं थी। अभी दोनों अपने कमरे की तरफ जाने के लिए बढ़ी थी कि राना शमसुद्दीन बोला, "रुको तुम दोनों।" आवाज़ कितनी खर्च थी कि दोनों के पाँव के साथ-साथ साँस भी रुक गया। "जी ताऊ जी।" अशमान ने हिम्मत करके जवाब दिया, "खाना वगैरह खा लो, फ्रेश हो जाओ, फिर तुम दोनों से बात करनी है।" राना शमसुद्दीन ने कहा। राना शमशाद ने भी अखबार से नज़र हटाते हुए उन दोनों की तरफ देखा। जी ठीक है, अशमा ने बड़ी फर्माबरदारी से जवाब दिया और दोनों तेज़ कदम उठाती हुई कमरे की तरफ चली गईं। अशमा ने तुम्हें कहा था ना कि ना पंगा लो, सरफील से देखा उन्होंने कॉल कर दी होगी घर पर आकर, वो तुम्हारा पाँव देखकर घर से बुला सकते थे, जो तुम बोलकर आई हो, इसका क्या इनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं होगा? मरा की हालत अभी से ख़राब हो रही थी। हाँ, मरा कहे तो तुम ठीक रहोगे, इस इंसान से उम्मीद की जा सकती है। वैसे मरा, तुम ये कैसे कह सकती हो कि सरफील शादीशुदा हैं? अशमा ने अपने कमरे की दीवार के साथ टेक लगाए खड़ी थी, जब इसने महरा को अपने दिमाग में चलने वाली उलझन से निजात हासिल करने के लिए मरहा को कहा, जो कमर पर हाथ रख के अपने होंठ को काट रही थी। "क्या इस्माइल तुम पागल हो? इस वक़्त तुम्हें ये पड़ी है कि सरफील शादीशुदा है कि नहीं? और जो बाहर तुम्हारे और मेरे वालिद मोहतरम बातों की माला लेकर बैठे हैं, वो तुम्हें परवाह नहीं है? हद है वैसे अशमाल तुम्हारी भी।" मरहा ने बुरा-सा मुँह बनाया और कमरे से बाहर आ गई। मरहा, "रुक, मैं भी आ रही हूँ।" अशमाल भी जल्दी से मरहा के पीछे चली गई। "देखो तुम दोनों बड़ी हो गई और माशाल्लाह यूनिवर्सिटी भी जाने लगी हो। अभी कल ही की बात है थी जब तुम दोनों मेरी गोद में खेलती थी। अब इतनी बड़ी हो गई है कि इनसे बात करने के लिए भी इंतज़ार करना पड़ता है।" अशमाल और महरा दोनों ड्राइंग रूम में सर झुकाए राना शम्स की बातें सुन रही थी। "अब के तुम दोनों यूनिवर्सिटी जाने लग गई हो तो आने-जाने का बहुत मसला है। हसन भी इसी वजह से डिस्टर्ब है। कल जो हुआ इससे काफ़ी नाराज़ था। ऐसे भी काम होते हैं, तो मैंने और शमशाद ने सोचा कि तुम दोनों को घर की गाड़ी की चाबी दे दी जाए, ताकि तुम दोनों के आने-जाने के लिए आसानी हो।" राना शम्स की ये कहने की देते अशमाल और महरा ने फ़ौरन सर उठा के एक-दूसरे की तरफ देखा। वो तो ये सोच रही थी कि अभी कहा जाएगा कि यूनिवर्सिटी से कॉल आई है, फिर डाँट के पुल बन जाएँगे। इतनी खुश ना हो सी यूनिवर्सिटी के लिए कहा है। राना ने विशाल के चेहरे की खुशी देखकर कहा, "तुम दोनों को गाड़ी देने का मकसद ये नहीं है कि कहीं भी ले जाओ, बस यूनिवर्सिटी से घर और घर से यूनिवर्सिटी बस।" राना शमसुद्दीन अपना फैसला सुना दिया था। "जी ताऊ जी, ऐसे ही होगा, फ़िक्र ना करें।" अशमान का खुशी से चेहरा दमक रहा था। "इसे अब हसन की जली-कूटी बातें सुननी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब जाओ और राबिया से गाड़ी की चाबी ले लेना।" राना शम्स ने कहा, "वो ताऊ जी एक बात कहूँ, अगर आज शाम को मैं और हमारा कॉफ़ी पीने चले जाएँ गाड़ी लेकर, सिर्फ़ आज के लिए?" अशमान ने सोफ़े से उठते हुए कहा। राना शम्स ने दोनों के चेहरे की तरफ देखा, जो अपनी लॉटरी निकलने का इंतज़ार कर रही थी। ठीक है, लेकिन सिर्फ़ आज के लिए।" राना शम्स के कहने की
की देर थी। अशमाल एकदम उछलते हुए वहीं रुक गई। चलो, अशमाल ने महरा का हाथ पकड़ते हुए जल्दी से ड्राइंग रूम से बाहर आ गए। दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती थी। मैं तो ये सोचता हूँ इनकी शादी के वक्त क्या होगा। राना शमशाद ने अपने बड़े भाई की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटी, यही घर की रौनक होती है। इन दोनों ने ही तो घर में रौनक बनाई हुई है। इनकी शादी के बाद ये घर सोना हो जाएगा। राना शम्स ने उदास लहजे में बात करते हुए गहरी सांस ली। ये हमारा पहला ऑर्डर था। आप कैसे और कैसे हमसे पहले दे सकते हैं। मरहा मैकडॉनल्ड्स के काउंटर के पास खड़ी अपनी और अशमाल के लिए आइसक्रीम कॉफ़ी का ऑर्डर देकर इसे रिसीव करते खड़ी थी। अशमाल भी मरहा के पास साथ थी। देखिए मिस, ये ऑर्डर आपसे पहले था, लेकिन वो साहब बाहर गए थे, अभी आ गए हैं अपना ऑर्डर लेने, तो इन्हीं को दे गए हैं। काउंटर पे खड़े लड़के ने कहा, ये क्या बात हुई, अब आपको कॉफ़ी अच्छी है तो अब हमें इस तरह जलील करेंगे। अभी हमारा बोल ही रही थी कि पीछे से आवाज़ आई, आप इन्हें पहले फ्री कर दें। इसकी आवाज़ सुनते मरहा और अशमाल दोनों ने गर्दन मोड़कर पीछे देखा। मरहा और अशमाल के पीछे जियाज खड़ा था। लार्ज लार्ज साइज़ की बड़ी टी-शर्ट पहने, साथ खुला ट्राउज़र और चप्पल पहने, हाथ में मोबाइल और गाड़ी की चाबी पकड़े खड़ा था। और वो ऐसा ही था, इसे कभी कपड़ों में सिलेक्शन करने की आदत नहीं थी। वो हमेशा कपड़ों में अपने साइज़ से बड़ा साइज़ पहनता था। ये इसकी आदत थी। जियाज की बात करते हुए उसकी नज़र सामने खड़े काउंटर पे लड़के की तरफ गई, लेकिन मरहा इसे टिटकी बांधे देख रही थी। थैंक्स, अजमाल ने जियाज को नॉर्मल अंदाज में थैंक्स बोला और वो दोबारा गर्दन मुड़कर जिसे मरहा की तरफ देखा तो मरहा अभी भी जियाज की तरफ देख रही थी। ये तो वही है जिसने मुझे सड़क क्रॉस करवाई थी। ये अब मुझे पहचान क्यों नहीं रहा। क्या मैं इससे बात करूँ, इस दिन के लिए थैंक्स बोलूँ। मरहा जियाज की तरफ देखे ये सब सोच रही थी। मरहा पागल हो गई कि ऐसे क्यों घूर देख रही हो, इसकी तरह कितना ऑकवर्ड लग रहा है। जल्दी से कॉफ़ी पकड़ो चले। आयुष्मान की आवाज़ पे मरहा चौंक गई। इसने अपना गला साफ किया और सीधी खड़ी हो गई। मुझे क्या ज़रूरत है इसको देखने की। मरहा ने कंधा उछाल के और आगे बढ़कर अपनी ऑर्डर की हुई कॉफ़ी पी ली। जल्दी चलो, जल्दी कर, अगर थोड़ी देर हो गई तो ताऊ जी का गुस्सा पता है ना, उन्होंने गाड़ी वापस ले लेनी है। अशमाल मरहा से बात कर रही थी और मरहा बाहर जाते हुए जियाज को देख रही थी। वो अब भी इसी अंदाज में वहीं खड़ा था। इसने एक बार भी इसे मोड़कर नहीं देखा था। मरहा और अशमाल दोनों बाहर आ गई थी। अशमाल गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए मरहा से कॉफ़ी पकड़े डैशबोर्ड पर रखी थी। मरहा जो गाड़ी में बैठने वाली थी, इसने एक बार फिर मैकडॉनल्ड्स के अंदर देखा। वहाँ अब ज़ियाश नहीं खड़ा था, शायद वो चला गया था। मेरा दिल में सोचा, ये आप अंदर ही भूल गई थी। मेरा जिसकी नज़र अंदर काउंटर पे थी वो ज़ियाश को ढूंढ रही थी। इसे खबर नहीं थी कि उसके पीछे ही खड़ा था। ज़ियाज की आवाज़ सुनते मरहम ने चौंक कर पीछे की तरफ देखा। तेज़ चलती हुआ मरहा के बालों को उड़ा रही थी, जो इसके चेहरे पर बार-बार पड़ रहे थे। मरहा ने अपने बालों को एक हाथ से पकड़ते हुए ज़ियाज की तरफ देखा, जो हाथ में मरहा का पर्स लेकर खड़ा था। अब ये वहाँ काउंटर पे भूल गई थी। ज़ियाज के दोबारा कहने पर मरहा ने जल्दी से ज़ियाज के हाथों से अपना पर्स पकड़ा। थैंक्स, मरहा मुश्किल बोली। इट्स ओके, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर जगह मैं ही मौजूद हूँ आपकी मदद के लिए। बी केयरफुल, ओके। ज़िया शाह ने मरहा को कहा और वहाँ से चला गया। अरे इसे तो मैं याद हूँ, कितना ड्रामेबाज है। अंदर तो ऐसे शो कर रहा था जैसे मुझे जानता ही ना हो। मरहा खुद से कहते हुए गाड़ी में बैठ गई। क्या हुआ, कौन था वो? अशमाल ये कहते हुए गाड़ी स्टार्ट की। मैं ये पर्स भूल गई थी, वो देने आया था बस। मरहा ने पर्स की तरफ देखते हुए गहरे सांस के साथ कहा। वह मरहा, क्या कहने हैं तुम्हारे? शुक्र करो कोई शरीर था, नहीं तो जिसके पास तुम्हारा पर्स जाता इसने तो आज पार्टी करनी थी। अशमाल ने हंसते हुए कहा, जिस पर मरहा अपनी सोचों से वापस आकर हंस पड़ी। मरहा शमसुद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ज़ियाशा अपनी गाड़ी में बैठे मोबाइल पर मरहा की यूनिवर्सिटी कार्ड को देख रहा था, जो इसने मरहा के पर्स से इसकी तस्वीर ले ली थी। यूनिवर्सिटी में आज अशमाल और मरहा को 2 हफ्ते हो गए थे। सब स्टूडेंट अपने नए दोस्त बना लिए थे और इनके साथ अपनी स्टडी के साथ-साथ एन्जॉय करने में मसरूफ़ थे। अशमाल और मरहा का अपना ही ग्रुप था और वो दोनों एक-दूसरे के साथ खुश भी थी, और कोई स्टूडेंट दरमियान में आ जाता तो मरहा और अशमाल इसके साथ कुछ वक़्त गुज़ार कर उठ जाती। इन 2 हफ्तों में अशमाल अपनी ज़हनत की वजह से हर क्लास में नुमाया थी। फ़ील आलम भी कभी-कभी क्लास लेने आ जाता था और अशमाल घर से निकलते ये दुआ करती कि इसका फ़ील आलम से सामना ना हो। लेकिन किस्मत ने इन दोनों के लिए कुछ और ही सोच रखा था, जिससे ये दोनों बेखबर थे। आज स्टूडेंट का प्रैक्टिकल था, सब लैब में मौजूद थे। अब ये प्रैक्टिकल फ़ील आलम ने करवाना था। अशमाल फ़ील आलम को नज़र से बचने के लिए सबसे एंड पर बैठी हुई थी। कुछ देर बाद ही फ़ील आलम लैब में आ गया था। सब स्टूडेंट तैयार हैं, सबकी तैयारी है। आज आपका पहला प्रैक्टिकल है, तो इसे ज़रा ध्यान से करना है। फ़ील आलम ने ये कहते हुए सब स्टूडेंट की तरफ देखा। इसकी नज़र अशमाल पर भी पड़ी, जो फ़ील आलम की बजाय बोर्ड की तरफ देख रही थी। अशमाल का हर क्लास में नुमाया होने के अलावा वो तमाम टीचर्स में भी काबिल-ज़िक्र थी। हर टीचर को पता था कि इसकी क्लास का कौन-सा स्टूडेंट कितना काबिल है। इसलिए फ़ील आलम को सभी टीचर के रिमार्क से पता चल गया कि अशमाल एक ज़हीन स्टूडेंट है और फ़ील आलम अपने ज़हीन स्टूडेंट को कौम का सरमाया समझता था। अशमाल की तरफ देखते हुए फ़ील आलम ने लेक्चर शुरू करने से पहले शर्ट की आस्तीन को कोहनी तक फ़ोल्ड किया और मार कर पकड़ते हुए बोर्ड के ऊपर टॉपिक लिखा। सब स्टूडेंट फ़ील आलम का लेक्चर बड़े गौर से सुन रहे थे, लेकिन अशमाल पर एक अजीब सी कैफियत तारी थी। इसका दिल चाहता कि वह अभी फ़ौरन क्लास से बाहर से चली जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। सब स्टूडेंट को लेक्चर देने के बाद फ़ील आलम ने अपनी अपनी प्रैक्टिस में लगा दिया था।
मरहा और अशमाल भी लगी हुई थी। फ़िल आलम बारी-बारी सबके पास आकर देख रहा था। अब स्टूडेंट ब्रेन इंजरी का प्रैक्टिकल कर रहे थे और सबके पास एक आर्टिफ़िशियल ब्रेन था। मरहा अशमाल से कुछ फ़ासले पर थी। अशमाल अपने प्रैक्टिस में लगी थी जब फ़िल आलम इसके पास आकर खड़ा हो गया। नहीं ऐसे नहीं करते। फ़िल आलम की आवाज़ पे अशमाल चौंक गई। इसने जैसे ही सर उठाकर अपने बाएँ जानिब खड़े फ़िल आलम की तरफ देखा जो इसके इतने करीब खड़ा था कि अशमाल फ़िल आलम के परफ्यूम की खुशबू महसूस कर सकती थी। अशमाल ने फ़ौरी अपना साँस वहीं रोक लिया। परफ्यूम की खुशबू और फ़िल आलम का इस तरह इतने करीब खड़े होना अशमाल की दिल की धड़कन अचानक तेज़ हो गई थी। वो अशमाल जो फ़िल आलम को देखते ही नॉन स्टॉप बोलने लग जाती थी। आज इसके मुँह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा था। अगर आप ब्रेन के यहाँ पर कट लगाएँगी तो खून बहुत ज़्यादा निकलेगा। आपको यहाँ से स्टार्ट करना होगा। फ़िल आलम ने अशमाल के हाथ से कटर लेते हुए कहा, थैंक्स। अशमाल ने मुख्तसर जवाब दिया और थोड़ा पीछे हट गई। फ़िल आलम अशमाल को बताकर नॉर्मली दूसरे स्टूडेंट के पास चला गया। फ़िल आलम के जाते ही अशमाल ने गहरा साँस लिया और सिगरेट का गिलास उठाते हुए अशमाल से जैसे ही फ़िल आलम की तरफ दोबारा देखा, अशमाल के हाथ से स्पिरिट का गिलास गिर गया था। सभी स्टूडेंट ने अशमाल की तरफ देखा जो शर्मिंदगी से नीचे झुके गिलास के टुकड़े उठा रही थी। इसके माथे पे पसीना आ रहा था। आज इसका पहला प्रैक्टिकल था। आज ही इसने लैब का नुकसान कर दिया था। जल्दी में गिलास के टूटे हुए टुकड़े उठाते हुए अशमाल के हाथ पे शीशे का टूटा हुआ टुकड़ा लग गया था और वहाँ से खून निकलना शुरू हो गया था। मरहा जो आवाज़ सुनकर अशमाल के पास आ गई थी। इसे जब देखा अशमाल के हाथ पर गिलास का टुकड़ा लग गया और उससे खून निकल रहा है। मरहा ने जल्दी से अपने हाथ में पकड़े टिश्यू को अशमाल के हाथ पे रख दिया लेकिन खून बंद नहीं हो रहा था। अशमाल ये खून ज़्यादा निकल रहा है। मरहा ने अशमाल के हाथ को देखा कर कहा जिससे खून रोकने के लिए अपनी कलाई को मजबूती से पकड़ा हुआ था। मरहा की आवाज़ सुनते ही फ़िल आलम जल्दी से इस तरफ आया। क्या हुआ? इसने आगे बढ़कर अशमाल को देखा, साथ ही इसके हाथ को ये कि आपने कोई चीज़ ढंग से कर लिया करे, अभी बता कर गया था। ये कहते हुए फ़िल आलम फ़ौरन आगे बढ़कर अशमाल के हाथ पर अपना हाथ रख दिया जहाँ से खून निकल रहा था। अशमाल के हाथ पर जैसे ही फ़िल आलम का हाथ आया, अशमाल के अंदर एक करंट जैसी लहर दौड़ गई। वो हाथ छुड़ाना चाहती लेकिन फ़िल आलम की ग्रिप इतनी मजबूत थी कि वह हाथ को ना छुड़ा सकी। अशमाल को अपने हाथ की चोट भूल गई थी। अशमाल को अपने हाथ की चोट भूल गई थी। वो इस वक़्त फ़िल आलम के हाथ को देख रही थी जिस पर अब अशमाल के हाथ से निकला हुआ खून लग रहा था। जल्दी जाओ और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। फ़िल आलम ने मरहा को कहा। मरहा जल्दी से लैब में रखी सेफ में से बॉक्स लेने चली गई जिसमें मुख्तलिफ अदावात रखी हुई थी। अशमाल फ़िल आलम के चेहरे की तरफ देखी थी। ये वही इंसान है जिसके चेहरे पे इतना गुस्सा रहता है और ये चंद मिनटों में दूसरों की बेइज़्ज़ती कर देता है और अब वो खून रोकने के लिए अपना इसका हाथ थमा हुआ था। ये परवाह किए बगैर वो उसकी स्टूडेंट थी। एक लम्हा के लिए अशमाल को ऐसा लगा वो लैब में बैठी ही नहीं हुई थी। इसे पूरी लैब खाली महसूस हो रही थी। बस इसके सामने फ़िल आलम बैठा था और वो ऐसा क्यों महसूस करती इसे खबर नहीं थी। आप अपने हाथ को हिलाना मत। फ़ील की आवाज़ से अशमाल अपनी खोई हुई दुनिया से वापस आ गई। फ़ील आलम के इसके हाथ पर पट्टी बाँध रहा था। लैब में आँखें खोलकर प्रैक्टिस करते हैं, ये आपको किसी ने बताया नहीं। वो अब भी इस पर गुस्सा हो रहा था। फ़ील आलम ने बात करते हुए अशमाल की तरफ देखा जो टिक्की बाँधे फ़ील आलम की तरफ देख रही थी। फ़ील आलम के देखते अशमाल ने फ़ौरन सर नीचे कर लिया। फ़ील आलम को थोड़ा अजीब लगा लेकिन इसने इग्नोर करते हुए अशमाल के हाथ पर पट्टी बाँध दी। पट्टी मैंने कर दी, अब आप क्लास में जाएँ, आज प्रैक्टिस ना करें। फ़ील आलम का इतनी हमदर्दी से बोलना अशमाल के दिल को छू गई थी। अब इसे फ़िल आलम का डाँटना भी बुरा नहीं लग रहा था। इसे क्या खबर थी कि आज जो चोट इसके हाथ पे लगी थी, वो उसके दिल पर असर कर गई थी। अशमाल ने फ़िल आलम का शुक्रिया अदा किया और उठकर मरहा के साथ क्लास में आ गई। यार अशमाल, मैं तो डर गई थी अगर सर फ़िल ऐन मौके पर ना आते तो पता नहीं क्या होना था। ठीक कहते हैं सबके बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, देखो कितने अच्छे से ड्रेसिंग की है। मरहा अशमाल से बातें करती लेकिन अशमाल कहीं और पहुँची हुई थी। अशमाल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कहाँ गुम हो? मरहा ने अशमाल को कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ, अशमाल एकदम चौंक गई। हाँ, क्या कहा तुमने? वाह मैडम ने सुना ही नहीं, चलो अब घर चलते हैं। ये कहते हुए अशमाल हमारा घर की तरफ निकल पड़ी। फ़िल आलम यूनिवर्सिटी से जैसे घर आया इसने घर का दरवाज़ा जैसे खुला इसके सामने फूलों के गुलदस्ते से अपना चेहरा छुपाए अरम खड़ा था। वेलकम वेलकम। अरम ने फूलों का गुलदस्ता को चेहरे से हटाते हुए थोड़ा झुककर फ़िल आलम को देखा। तुम कब आए और मुझे क्यों वेलकम कह रहे हो? फ़िल आलम ने बामुश्किल हल्की सी मुस्कुराहट दी। क्यों मैं नहीं आ सकता? तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए मैं चला आया, सोचा अपने महबूब का दीदार कर लूँ। नहीं तो ये रातें मुझे सोने नहीं देंगी। अरम ने बात करते हुए फूलों का गुलदस्ता फ़िल आलम के सामने किया। अरे यार, तुम भी ना कभी कोई बात सीरियस बात भी कर लिया करो। फ़िल आलम ने कोट कुर्सी पे रखा और खुद सोफ़े पे जाकर बैठ गया। मेरी मोहब्बत को तुम मज़ाक समझते हो क्या? किस्मत वालों को मिलती है अरम की मोहब्बतों के। अरम मुस्कुराते हुए फ़िल आलम के पास सोफ़े पे जाकर बैठ गया। ये क्या हुआ? कोई ऑपरेशन कर कर आ रहे हो? ये खून कैसा है? अरम ने फ़िल आलम की शर्ट पर लगे खून के धब्बे को देखते हुए कहा जो इस्माइल की पट्टी करते हुए फ़िल आलम के अपने हाथ से इसकी शर्ट पे लग गया था। ये हाँ, वो आज एक स्टूडेंट का हाथ ज़ख्मी हो गया था, बस इसकी ड्रेसिंग की थी, शायद वो वहाँ से लग गया होगा। फ़िल आलम ने शर्ट पे लगे धब्बे को देखते हुए कहा, ओहो! स्टूडेंट की ड्रेसिंग तो जाने अब कब से स्टूडेंट की ड्रेसिंग करने
करने लग गए। आप तो सब स्टूडेंट से 5 फीट का फासला रखते हैं और तो और आपके गुस्से की वजह से कोई स्टूडेंट आपके पास नहीं आता। तो ये कौन-सी स्टूडेंट है जिसको ज़रा आपने अपने इन हुनरमंद हाथों से ड्रेसिंग की है। अरहम ने अपनी आँखें सुकड़ते हुए कहा, शट अप अरहम, मज़ाक की भी हद होती है। तुम्हें पता है मुझे ऐसा मज़ाक पसंद नहीं। मैं चेंज कर कर आता हूँ। फिलहाल मैं अरहम की बात को इग्नोर करते हुए वहाँ से उठ गया। कुछ तो गड़बड़ लग रही है जिससे साहब खुद अनजान है, मुझे ही पता करवाना होगा। अरहम ने टाँग पे टाँग रखते हुए कहा। अशमाल घर आते ही अपने कमरे में चली गई थी। इसकी दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। वो फ़िलहाल के ये हाथ पकड़ने को भूल नहीं पा रही थी। इसके हाथ के लम्स को वो अभी भी इसे अपने हाथ के साथ-साथ अपने पूरे वजूद में महसूस कर रही थी। अशमाल क्या हुआ तुम्हारे हाथ को? हसन ने अंदर कमरे में आते ही अशमाल से पूछा जो अपना हाथ पकड़े फ़िलहाल के ख़्यालों में घूमती। हसन की आवाज़। उसने घबराहट के साथ हसन को देखा।